आज है 12 जून। हम 10, 11 और 12 तीनों दिन की करंट अफेयर का डिस्कस करेंगे। कुछ बनना रह जाएंगे जो कल की क्लास में हम इंक्लूड कर लेंगे। उसके साथ ही आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे होगा उसके बाद में हम उन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे जो आपने कमेंट किए हैं कि डेली क्लास क्यों नहीं लेते हो और डेली क्लास लेके आया करिए, और भी कुछ चीज़ें बोली हैं, उन सब पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले चलो प्रश्न कर लेते हैं अपने सॉल्व। तो पहला प्रश्न ये है कि सुमित नागपाल ने जर्मनी में प्रतिष्ठित हीलब्रॉन नेकर कप 2024 एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट जीता है। अब बताना है कि सुमित नागपाल किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि हरियाणा। ठीक है, देखो सुमित नागपाल ने जर्मनी में प्रतिष्ठित हीलब्रॉन नेकर कप 2024 एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट जीता है। हीलब्रॉन नेकर कप 2024 एटीपी चैलेंजर में सुमित नागपाल की जीत न केवल उनकी असाधारण प्रतिभा और समर्पण को दर्शाती है, बल्कि पेशेवर टेनिस की दुनिया में भारत की बढ़ती प्रमुखता को भी उजागर करती है। यह उपलब्धि राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का स्रोत है। एटीपी चैलेंजर टूर के बारे में बताना है कि एटीपी चैलेंजर टूर टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल एटीपी द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह विश्व बैंक CPPI कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में शीर्ष 20 में स्थान पर है। शीर्ष 2023 में बताना है कि टॉप 20 में इनमें से कौन सा बंदरगाह है, यानी कौन सा पोर्ट है। ठीक है, ऑप्शन है मुंद्रा पोर्ट, दूसरा है कांडला पोर्ट, तीसरा है विशाखापत्तनम पोर्ट और चौथा है पारादीप पोर्ट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि विशाखापत्तनम पोर्ट। ठीक है, देखो अगर विशाखापत्तनम पोर्ट की ना आपको एक बार लोकेशन पता होना चाहिए, साथ ही ये पता होना चाहिए कि ये जो ईस्टर्न कोस्ट पर है या वेस्टर्न कोस्ट पर है। ठीक है, और साथ ही आपको क्या पता होना चाहिए कि विशाखापत्तनम पोर्ट, चेन्नई पोर्ट और ये तूतीकोरन और ये मंगलौर, ये क्या है, आर्टिफिशियल पोर्ट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशाखापट्टनम पोर्ट ने मुंद्रा पोर्ट को पीछे छोड़ते हुए कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 19वां स्थान हासिल किया है। GM बक्सी पोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स द्वारा प्रबंधित विशाखापट्टनम पोर्ट ने मुंद्रा पोर्ट की तुलना में बेहतर दक्षता का दावा करते हुए 19वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। हमें गलत कथन का चयन करना है। ठीक है, देखो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO ने विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि 2024 की स्थिति रिपोर्ट जारी की है। ठीक है दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 2022 में पहली बार ये दिखाया गया, यानी कि इस रिपोर्ट में पहली बार ये दिखाया गया कि मत्स्य पालन जलीय कृषि से आगे निकल गया है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि जलीय कृषि जलीय खाद्य पदार्थों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा कर सकती है, और चौथा और अंतिम ऑप्शन कह रहा है कि 2032 तक जलीय पशु उत्पादन में 10% की वृद्धि होने की उम्मीद है। ठीक, अब इसमें से ना हमें गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो इसमें से जो गलत विकल्प है वो है बी, यानी कि यह रिपोर्ट 2022 में पहली बार दिखाती है कि मत्स्य पालन जलीय कृषि से आगे निकल गया, जो कि गलत है। इसमें यह बताया गया है कि जो जलीय कृषि उत्पादन है वो पहली बार ऐसा हुआ है कि पारंपरिक रूप से जो मत्स्य उत्पादन सबसे आगे था उससे आगे निकल गया है जलीय कृषि उत्पादन। ठीक है, तो इसका जो अभीष्ट उत्तर होगा वो होगा बी। ठीक, देखो UN के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO ने विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि 2024 की स्थिति रिपोर्ट जारी की है। यह दर्शाता है कि 2022 में पहली बार जलीय कृषि उत्पादन मत्स्य पालन से आगे निकल गया है। ठीक है, देखो जलीय कृषि के बारे में बताया कि जलीय कृषि पहली बार जलीय पशु उत्पादन में जंगली मत्स्य पालन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की खाद्य जरूरतों को पूरा करने में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जलीय खाद्य पदार्थों की वैश्विक मांग में वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है। स्वस्थ आहार सुनिश्चित करने के लिए सतत उत्पादन में वृद्धि महत्वपूर्ण है। जलीय पशु उत्पादन में 2032 तक 10% की वृद्धि होने की उम्मीद है। ठीक है, FAO के बारे में बताया गया है कि इसकी जो स्थापना हुई है वो 1945 में हुई है, और जो इसका हेड क्वार्टर है वो रोम में है, जो इटली में है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ईरान में चाबहार और म्यांमार में स्थित बंदरगाह की सफलताओं के बाद में, आपको पता है कि ईरान में चाबहार बंदरगाह पर भारत ने समझौता किया है और म्यांमार के स्थित बंदरगाह पर भी भारत ने समझौता किया है उसको जो है ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, भारत अब चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए मोंगला पोर्ट पर अपनी नज़र गड़ाए हुए है। अब हमें बताना है कि मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है। ऑप्शन है म्यांमार, दूसरा है थाईलैंड, तीसरा है बांग्लादेश और चौथा है मालदीव। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि बांग्लादेश। ठीक है, अब एक बार ना बांग्लादेश में देख लो, जैसे ये है बांग्लादेश। ठीक, अब इन दो पोर्ट की लोकेशन को आपको दिमाग में बहुत ज़्यादा रखना है। एक तो ये मोंगला और दूसरा है ये चिटगांव। ठीक है, तो कभी अगर इस तरह से आए कि जो चिटगांव बंदरगाह है वो मोंगला बंदरगाह के पूरब में है, पश्चिम में है, ये आपको दिमाग में रखना ही रखना है। ठीक है, तो मोंगला बंदरगाह के किधर है, पूरब में है। ठीक, देखो प्रश्न बहुत ईजी लगेंगे देखने में, लेकिन वो ऐसे होते हैं कि लोकेशन बेस्ड होते हैं। आपको लोकेशन पता है या आपने केवल रटा है, ये जानने का प्रयास करते हैं एग्जामिनर अक्सर। ठीक,
देखो देख लेते हैं स्पष्टीकरण एक बार कि भारत चीन के प्रभाव का मुकाबला करने, अपने विदेशी बंदरगाह संचालन का विस्तार करने और क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए बांग्लादेश में मोंगला बंदरगाह के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ठीक, मोंगला बंदरगाह का रणनीतिक महत्व क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने में इसकी भूमिका में निहित है। भारत के पास पहले से ही चटगांव और मोंगला दोनों बंदरगाहों तक ट्रांसशिपमेंट पहुंचे, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों में माल का परिवहन आसान हो जाता है। ठीक है, आगे आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने शांतिपूर्ण चंद्रमा अन्वेषण के लिए आर्टेमिस अकॉर्ड होगा, क्या होगा, आर्टेमिस अकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है कोलंबिया चिली, दूसरा है पेरू स्लोवाकिया, तीसरा है बोलीविया और उरुग्वे, और चौथा है वेनेजुएला और गुयाना। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि पेरू और स्लोवाकिया। ठीक, अब एक बार ना लोकेशन देख लेते हैं हम। पेरू हमें पता है कि साउथ अमेरिका का देश है। ठीक, साउथ अमेरिका का देश है और पैसिफिक ओशन के कोस्टल रीजन में है। ठीक, आपको पता है साउथ अमेरिका के जो वेस्टर्न कोस्ट पर क्या है, पेरू देश है, जिसकी राजधानी क्या है, लीमा है। ये बात पता है? ठीक है, अब हम देखना है स्लोवाकिया। आपको पता है मध्य यूरोपीय देश है स्लोवाकिया। क्या है? एक यूरोपीय देश है, जैसे हंगरी, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, यूक्रेन और पोलैंड, इन देशों की क्या लगती है, सीमा लगती है। ठीक है, तो स्लोवाकिया को भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक, और इसकी जो राजधानी है वो क्या है, प्राग। क्या है राजधानी? प्राग। ठीक है, आपको राजधानियां भी दिमाग में रखनी है, क्योंकि यूपीपीसीएस के एग्जाम में और समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में अक्सर ऐसे देश जो तुमने कम सुने होंगे, उन देशों की कैपिटल और देशों के नाम होते हैं मिलाने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, तो दिमाग में रखना ये चीज़। आगे आ जाते हैं कि स्पष्टीकरण कह रहा है कि पेरू और स्लोवाकिया ने नासा के आर्टेमिस अकॉर्ड, देखो समझौता है ना, अकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे वे अंतरिक्ष के सुरक्षित अन्वेषण पर अमेरिका के नेतृत्व वाले समझौते में शामिल होने वाले तेजी से बढ़ते देशों की संख्या में नवीनतम बन गए। आर्टेमिस समझौते के बारे में बताया कि आर्टेमिस समझौते को 13 अक्टूबर 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग और नासा द्वारा कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई और यूके जैसे 7 साझेदार देशों के साथ संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। आर्टेमिस समझौते के सिद्धांतों के बारे में बताया कि इसका उद्देश्य क्या है, तो देखो शांतिपूर्ण अन्वेषण, कहाँ का, स्पेस का, कहाँ का, स्पेस का। अगला कह रहा है कि अंतरिक्ष गतिविधि में पूर्ण पारदर्शिता, वैज्ञानिक डेटा को सार्वजनिक रूप से जारी करना, सुरक्षा और स्थिरता बढ़ाने के लिए प्रणालियों की अंतर संचालन क्षमता को विकसित करना और संकट में कर्मियों को आपातकालीन सहायता देना स्पेस में, बाहरी अंतरिक्ष विरासत को संरक्षित करना और बाहरी अंतरिक्ष संधि के अनुपालन में अंतरिक्ष संसाधनों को निकालना और उनका उपयोग करना, और जो अंतरिक्ष मलबा होता है उसका सुरक्षित निपटान करना। ठीक है, आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसको, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य को, ठीक है, किस राज्य को नदियों का घर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश और तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है महाराष्ट्र। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वो होगा सी, यानी कि मध्य प्रदेश, अर्थात इंडिया की हार्टलैंड। ठीक है, देखो ये देखो एक बार, इंडिया की हार्टलैंड कहा जाता है इसको, मध्य प्रदेश है। ठीक, देखो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहे कि भारत के हृदय में स्थित मध्य प्रदेश बड़ी और छोटी दोनों तरह की नदियों की समृद्ध टेपेस्ट्री से संपन्न है। टेपेस्ट्री मतलब कोई कपड़ा होता है, उस कपड़े में कोई मोटा धागा जो चलता होता है किसी विभिन्न रूप से, तो उस तरीके से जो मोटा धागा होता है उसे टेपेस्ट्री कहा जाता है। तो ये उसी नदियों को टेपेस्ट्री का रूप दे रहा है। ठीक है, राज्य की स्थलाकृति और भौगोलिक विशेषताएं इसे प्रायः भारत की कई प्रमुख नदियों के लिए महत्वपूर्ण जल क्षेत्र बनाती हैं। नदियों की इस प्रचुरता और राज्य के भीतर उनकी उत्पत्ति ने मध्य प्रदेश को नदियों का घर उपनाम दिया है। ये सारी नदियां हैं और इनका एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ क्या है जहाँ से नदियां निकलती हैं, ये है तो सारी मध्य प्रदेश से। ठीक, मध्य प्रदेश से उद्गम होता है इन सारी नदियों का। लेकिन आपको बताना है कि नर्मदा नदी का कहाँ से होता है, बेतवा का कहाँ से, चंबल का कहाँ से, ताप्ती का कहाँ से और माही का कहाँ से। इन सारी नदियों का एग्जैक्ट आपको क्या बताना है, स्थल बताना है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनमें से जब आप एग्जाम में बैठोगे डेफिनेटली एक ना एक आपको, ऐसा नहीं हो सकता डायरेक्ट लिया जाए, लेकिन इनडायरेक्टली आपको फायदा जरूर पहुंचाएगा। इसलिए, और ये कंफ्यूजिंग भी होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसलिए सही से बताना है कि कौन सी जगह से कौन सी नदी निकलती है। ठीक, आगे आ जाते हैं। अगला कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस राज्य को इसकी विशाल खनिज संपदा के कारण ट्रेजर स्टेट के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है कैलिफोर्निया, दूसरा है टेक्सास, तीसरा है फ्लोरिडा और चौथा है मोंटाना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि मोंटेना या मोंटाना। ठीक, देखो ये है कनाडा, ठीक है, ये है कनाडा, ये है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये है मैक्सिको। तो कनाडा और मैक्सिको के बीच में है यूएस, और यूएस और कनाडा को जो विभाजित करती है वो करती है 49 डिग्री की समांतर रेखा या फिर पैरेलल लाइन, यानी कि अक्षांश लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको आपने पढ़ा होगा। ठीक, 49 डिग्री की। ठीक है, और जो यूएस है, यूएस में उसी 49 डिग्री से लगता हुआ एक राज्य है जिसका नाम है मोंटाना। ठीक है, तो मोंटाना को क्या कहा जाता है, ट्रेजर स्टेट। ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत विशाल खनिज संपदाएं पाई जाती हैं। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। तो पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित मोंटाना ने अपनी विशाल खनिज संपदा के कारण ट्रेजर स्टेट उपनाम अर्जित किया है। राज्य अपने प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों, विशेष रूप से सोने चांदी के समृद्ध भंडार के लिए जाना जाता है।
ट्रेजर स्टेट के रूप में जाने के अलावा मोंटाना को आमतौर पर बिग स्काई कंट्री के रूप में भी जाना जाता है। यह उपनाम राज्य के विशाल और खुले परिदृश्य का जश्न मनाए जाने के कारण होता है, और जो विशाल आसमान और लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता की विशेषता है। देखो मोंटाना में क्या होता है, लोग जाते हैं अपनी छुट्टियां सी मनाने और स्काई को जाकर के और ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं टेलीस्कोप वगैरह लगा के, ठीक है, इसके लिए होता है ये क्योंकि वहाँ पर आसमान बहुत ज़्यादा साफ है, इसलिए लोग वहाँ पर अपनी छुट्टियां मनाने जाते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में सबसे अधिक अखरोट का उत्पादन करता है? ऑप्शन है भारत, चीन, ब्राजील या इंडोनेशिया। तो इसका जो उत्तर है वो है बी, यानी कि चीन। ठीक है, देख लेते हैं। देखो चीन दुनिया में अखरोट उत्पादन में निर्विवाद देश है। अखरोट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध चीन के प्रांत लिखे हैं। देखो सांगसी प्रांत है, यूनान प्रांत है, हेबे और हेनान प्रांत है। अखरोट उत्पादन में भारत का स्थान दुनिया में 11वां है, और चीन को आर्थिक लाभ भी होता है, जो कि आपको पता ही होगा, नॉर्मली भी ये क्लियर है कि अखरोट उत्पादन में सबसे अगेड़िया देश है, तो आर्थिक लाभ तो होगा ही होगा। अखरोट उत्पादन चीन की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। देश न केवल अपने घरेलू मांग को पूरा करता है, बल्कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अखरोट का निर्यात भी करता है। अखरोट के निर्यात से पर्याप्त राजस्व उत्पन्न होता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन होता है, और लाखों किसानों को आजीविका मिलती है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। देखो भारतीय निर्यात आयात बैंक ने किस देश में अपना पूर्वी अफ्रीकी कार्यालय खोला है? ऑप्शन है इथोपिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या। इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि केन्या। ठीक, देखो एग्जिम बैंक ने संसाधन संपन्न पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र में वित्त पोषण और रणनीतिक पहल के माध्यम से सामाजिक आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए नैरोबी यानी केन्या में अपना पूर्वी अफ्रीकी कार्यालय खोला है। ठीक है, अब एक बार ना हम केन्या को देख लेते हैं। देखो केन्या को देखना, यहाँ पर ये है केन्या, जो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये है केन्या। ठीक है, केन्या देश है। इसकी जो राजधानी है वो क्या है? राजधानी है नैरोबी। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब ये जो लकीर दिखाई दे रही है ना आपको, ये लकीर, इसका नाम है इक्वेटर। तो एक बार ना ये दिमाग में रखो, ये है गैबोन, ये है कोंगो, ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, और ये है युगांडा, ये है केन्या और ये है सोमालिया। तो इन देशों के ना नाम एक बार दिमाग में रखो कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर पर कौन कौन सा देश है, अफ्रीका का कौन कौन सा देश है, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अच्छा सवाल ये बनता है कि भाई ठीक है, इक्वेटर के तो मान के चलो हमने याद कर भी लिए अफ्रीकन देश, लेकिन बाकी को कैसे देखें? तो बाकी को आप यहाँ से देख सकते हो कि देखो साउथ अमेरिकन देश ये हैं, जैसे कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राज़ील। ठीक है, कुछ लोग इसको एक काला बाज ऐसे याद करते हैं, कुछ ट्रिक लगा लेते हैं। ठीक है, एक से इक्वाडोर, काला से कोलंबिया और बाज से ब्राज़ील। ठीक है, इस तरीके से याद करते हैं। हालांकि मैं ट्रिक को मैं प्रिफरेंस में नहीं रखता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इसका ट्रिक बना लेंगे, फिर इसकी नई ट्रिक बनाएंगे, फिर इसकी बनाएंगे, तो फिर ट्रिक कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। इसलिए मैप देखो, मैप को दिमाग में रखो। ठीक है, जैसे ये देखो, ये है कोलंबिया, ये है इक्वाडोर और ये है ब्राज़ील। दिमाग में रखो बार बार ये चीज़। ठीक है, यहाँ की ये लकीर जा रही है जो इक्वेटर है वो। ठीक, और यहाँ पर आप आओगे तो साओ टोम, गैबोन और ये आपका कोंगो, ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, और ये है युगांडा, ये सोमालिया, ये है केन्या। ठीक, ये है एशियन कंट्री मालदीव, ये है इंडोनेशिया, ये किरीबाती। बस ये देशों को थोड़ा सा 2-3 बार देख लोगे सही से तो दिमाग में रहेंगे। ठीक है, आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, 2-3 बार देख लेना, दिन में याद हो जाएंगे ना, डेफिनेटली याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जिम बैंक के बारे में बताया कि भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1982 में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। एग्जिम बैंक सीमा पर व्यापार को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने और भारत की वैश्विक उपस्थिति का विस्तार करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में यूपी ने यानी उत्तर प्रदेश ने आभा आधारित शेयर और स्कैन सेवा के माध्यम से बाहर रोगी विभाग यानी ओपीडी पंजीकरण के लिए अधिकतम टोकन उत्पन्न किए हैं। यह सेवा किस मिशन के तहत शुरू की गई थी? ऑप्शन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, दूसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तीसरा है स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और चौथा है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है, देखो हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी एनएचए ने ABHA आधारित स्कैन और शेयर सेवा के माध्यम से बाहर रोगी विभाग ओपीडी पंजीकरण के लिए 3 करोड़ से अधिक टोकन उत्पन्न करने की उपलब्धि हासिल की है, जिसमें यूपी शीर्ष स्थान पर है और उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो अब एक बार देखना है कि भाई ABDM या OPD या NHA तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, OPD क्या है तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है। इनकी एक बार आप नीचे एक इंग्लिश वाले पोर्शन से एक बार आप इनकी फुल फॉर्म देख लेना। ठीक है, यह सेवा 2022 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी ABDM के तहत शुरू की गई थी, और ABHA एक अद्वितीय 14 अंकी संख्या है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के सभी स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अभी तक आपके दिमाग में बार बार यही आ रहा होगा कि ये ABHA क्या है, ये ABHA क्या है, शुरू से चला है ना ABHA। तो अब ये देख लो, 14 अंकी संख्या है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के सभी स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, कल का जो प्रश्न था कि केंद्रीय कानून न्याय मंत्रालय द्वारा किस राज्य में 2 दिवसीय सम्मेलन आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ नाम से शुरू किया गया है, तो उसका उत्तर आपको पता है सी था, यानी कि असम है। और आप सभी ने इसका उत्तर भी दिया था, आप सभी ने नहीं दिया था, यही तो इशू है, बताते हैं आपको। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस सागर में स्थित सेवाराह द्वीप पर जीवित स्ट्रोमेटोलाइट्स का पता लगाया है? तो ऑप्शन है भूमध्य सागर, अरब सागर, कैस्पियन सागर या लाल सागर। तो इसका उत्तर आपको कहाँ देना है? कमेंट सेक्शन में। ठीक है, देखिए अब हम उस चीज़ पे बात कर लेते हैं कि भाई डेली क्लास, ये बहुत बड़ा ऑप्शन बन गया है, ये बहुत बड़ा इशू बन गया है एक्चुअली। ठीक है, डेली क्लास नहीं आती है मेरी, हाँ मैं मानता हूँ ये चीज़,
मैंने उस दिन सैटरडे को क्लास मिस की थी, उसके चक्कर में फिर मंडे को क्लास मिस हुई, और उसके चक्कर में फिर आप देख रहे हैं कि लगातार मिस होती रही, और एक एक दिन में हम दो दो दिन की क्लास लेके आनी पड़ी, और आज फाइनली 3 दिन की क्लास लेके आनी पड़ी। कुछ प्रश्न छूट भी गए, तो हालांकि मैं नेक्स्ट क्लास में उनको इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन पता है, इससे ना रेगुलरिटी टूटती है, बच्चों का मनोबल टूटता है, बच्चों का विश्वास है, ट्रस्ट होता है, वो टूटता है, ये इशू बनता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम एक दो चीज़ समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद चीज़ों पर आएंगे, ठीक है। जैसे बात है 8 मार्च की, जब मैंने ये शुरू किया था, ठीक है। अच्छा, क्या मैंने ये अपने शौक से किया था, किस लिए किया था? असल में मुझे शौक है, यूट्यूब पर आने का मन था, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं आना चाहता था। मेरा एक खूबी है, वो है स्टोरी टेलिंग, ठीक है। मैं स्टोरी को बहुत अच्छे से बताता हूँ, कोई भी स्टोरी हो उसको बहुत अच्छे से कूद के बताता हूँ। मेरा अपना एक उपन्यास जो है मैं लिख रहा था, यूट्यूब के चक्कर में मेरा एक उपन्यास ही रुक गया पूरा। उसके अलावा मैंने कम से कम 100 से ज़्यादा गज़ल लिखी हैं अपनी खुद की डायरी में। वो गज़लों पर जो कार्य करता था वो भी पूरी तरीके से रुक गया है। किसी दिन फ्री हुए तो हम ज़रूर ये इन सब चीज़ों को सुनाएंगे आपको। उपन्यास तो अभी नहीं, क्योंकि इसकी जो स्टोरी है वो बहुत गुथी हुई है, जब तक फाइनल नहीं पहुँचेंगे तब तक इसको नहीं समझ सकते। गज़लों को सुना सकते हैं, बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। तो पता है, मैंने जब 8 मार्च को ये प्रोग्राम शुरू किया करंट अफेयर का, मैं चाहता था कि एक स्टोरी टेलिंग एपिसोड बनाऊँ, कि एक 10 से 12 मिनट का मैं कोई एपिसोड लेके आऊँ, जिसमें मैं कोई भी हमारे देश में या इंटरनेशनल लेवल पर कुछ भी हो रहा है उसको ना एक सही ढंग से मैं आप लोगों के सामने रखूँ, और उसके सारे पहलुओं को कवर करूँ, ठीक है। निष्पक्ष तौर पर, हमें कोई मतलब ना हो किसी चीज़ से, राजनीतिक मुद्दों से जितना हो बच सकें, हम अपनी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनको लेकर के आए। मेरा उद्देश्य ये था। लेकिन लेके क्या आया मैं? करंट अफेयर। क्यों लेके आया? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि करंट अफेयर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादातर जगहों पर मुझे लूपहोल्स मिला। बहुत अच्छे तरीके से करंट अफेयर नहीं करा रहे थे, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से मुझे नहीं लगा कि बहुत अच्छे तरीके से करा रहे हैं, बाकी हो सकता है बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा, लेकिन ऐसा मुझे लगा कि यूपी पीसीएस और यूपी पीएससी आरओ एआरओ को टारगेट करके करंट अफेयर जो कराई जा रही है वो सफिशिएंट नहीं है इस एग्जाम के लिए, मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा लगा था, ठीक है। तो मैंने ये सोचा कि मैं हिसाब से लेके आऊँगा। साथ ही मुझे पता था कि मैपिंग का महत्व कितना ज़्यादा है तो मैंने मैपिंग को भी इसमें इंक्लूड करा, ठीक, ये चीज़ थी। लेकिन हमने लगभग 2 महीने तक, 2 या सवा 2 महीने तक हमने काम कर पाया था। तब तक मेरी तबीयत खराब हो गई थी, आपको पता ही है, ठीक है। तो तबीयत खराब होने के बाद क्या था कि 15 दिन का गैप हुआ, और उस गैप को मैंने बहुत क्रॉस करने का कोशिश किया, और फाइनली मैंने उस गैप को खत्म भी किया था। लेकिन इससे अंतर क्या पड़ा वो बताता हूँ। तबीयत खराब होने से पहले क्या था कि जिस दिन मैं वीडियो अपलोड करता था उसी दिन 1K व्यूज़ आ जाते थे, और साथ ही कम से कम 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़ जाते थे। लेकिन तबीयत खराब होने के बाद क्या हुआ कि 3, 4, 5 या फिर 10, मैक्सिमम 20 इतने ही सब्सक्राइबर जुड़ते हैं, और उसके अलावा जो व्यूज़ आते हैं वो 500, 600, 700, मतलब मैक्सिमम 700, ठीक है। इतने ही व्यूज़ आ पाते हैं, ठीक है। कमेंट पहले क्या थे? कमेंट तबीयत खराब होने से पहले ये था कि कमेंट आते थे 100 प्लस कमेंट आते थे, इवन 150 प्लस भी कमेंट आते थे। अब लगभग 50 से 60 कमेंट आते हैं, ठीक है। ये मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं इसको सही करूँ, लेकिन हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? उसके पीछे एक और रीज़न था कि मुझे लग रहा है कि बच्चे, देखो ऐसा होता है, यूट्यूब उस चीज़ को प्रमोट करता है जो चीज़ बच्चे ज़्यादा देखते हैं। अब सबसे पहले वो प्रमोट उन्हें करेगा जो मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो सब्सक्राइबर ही जब चीज़ों को नहीं देखेंगे, या फिर नोटिफिकेशन आते ही नहीं देखेंगे, या फिर जब उनको रिकमेंड करेगा वीडियो तब नहीं देखेंगे, तो यूट्यूब क्या है कि रिकमेंड करना बाकी लोगों को, और बाकी लोगों को मतलब जो है नोटिफिकेशन वगैरह तो देगा ही नहीं, रिकमेंड भी नहीं करेगा। ये होता है तरीका, ठीक है। और मेरा जो मोटिवेशन का आधार था कि मैं वीडियो टाइम से बनाऊँ और बहुत अच्छे तरीके से बनाऊँ, क्योंकि इसमें टाइम बहुत जाता है, ईमानदारी से बता रहा हूँ। मेरा उपन्यास रुक गया, मेरा गज़लों का प्रोग्राम रुक गया, मेरी खुद की स्टडी जो चल रही थी वो भी रुक गई, सिर्फ इसलिए यूट्यूब के लिए, ठीक है। तो इसके लिए मुझे ज़रूरी था कि एक मोटिवेशन मिलता रहे, और वो मोटिवेशन कहाँ से मिलता था? वो मिलता था मुझे आप लोगों की कमेंट से। ईमानदारी से बता रहा हूँ, एकदम एग्जैक्टली बता रहा हूँ, कि आप लोग जो कमेंट करते थे कि हाँ, प्रश्न ये नहीं कि आप लोग तारीफ करें, ये जरूरी नहीं, आप लोग ये कहते थे कि हाँ भाई इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। इसी चीज़ से काफ़ी खुशी मिलती थी, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ कि कमेंट भी बहुत कम होते गए, बहुत कम। ऐसा क्यों हुआ? जाहिर है, मुझे भी लग रहा है ऐसा कि क्लास है ना थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कम होती गई, उसके पीछे भी रीज़न है। वो दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक तो सब्सक्राइबर का गिरना, लोगों का कम देखा जाना, और इसके साथ ही मेरा इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट कम ले पाना, ठीक है, क्योंकि अपने आप से मोटिवेशन गिर रहा था। और एक और बात बताऊं, जो आप सोचिए, देखो 2 ही तरीके होते हैं। एक तो आप क्रेडिट दो किसी को, उससे मोटिवेशन मिलता है, और दूसरा कि उसको पैसा मिल रहा हो, उससे मोटिवेशन मिलता है। ये है, ये एकदम फैक्ट है कि एक तो पैसे से मोटिवेशन मिलता है हर व्यक्ति को, ये नॉर्मल है। और दूसरा कि उसको क्रेडिट दिया जाए, जो नॉर्मल इंसानों के साथ होता है। मैं भी नॉर्मल इंसान ही हूँ, आपको पता ही है। तो अब देखो, मैं जैसे कि आपको बताऊँ, एक बार मैं ये लेके आया हूँ स्क्रीनशॉट कि 4 जून की करंट अफेयर है, ठीक है। 4 जून की करंट अफेयर की जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो $0.31 हुआ है। जो 5 जून की $0.43 हुआ है। 6 जून की में $0.63 हुआ है। 7 जून की में $0.70 हुआ है जनरेट, ठीक है। और 8 और 9 दोनों दिन की में $0.12 हुआ है। हालांकि आज का और जुड़ जाएगा, इसमें एक दिन का जुड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा कम है। ये इतना ही पहुंच जाएगा लगभग 0.7 है, 0.6 के अप्रॉक्स। और जब से हमने यूट्यूब खोला है, जब से चलाया, तब से $33.72 जो है जनरेट हुआ है मनी, ठीक है। तो आप इनको देख करके, इन आंकड़ों को देख के ये तो समझ चुके होंगे कि इनमें अब जैसे $33 अभी तक हमारे 3-4 महीने में अगर हो रहा है जनरेट, इसका मतलब क्या है? 33 मल्टीप्लाई बाई 80 यानी कि लगभग 2400-2500 रुपये। तो ये कोई इतना बड़ा मोटिवेशन तो हो नहीं सकता किसी भी इंसान के लिए।
क्या हो सकता है फिर? मोटिवेशन हो सकता है आप लोगों की कमेंट और वीडियो का ज़्यादा स्प्रेड होना, ठीक है? वही हो सकता है मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन का मतलब एक बेस, क्योंकि देखो मैंने बहुत इसके लिए यूट्यूब के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ों को किनारे करा, और मैं सच बता रहा हूँ ईमानदारी से कि मैं आपको करंट अफेयर सच में उस लेवल की कराना चाहता हूँ जिस लेवल की आप सच में चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि आपको एग्जाम में मेरी करंट अफेयर से बाहर कुछ मिले ही ना। और ये हकीकत भी है कि जब आपके सामने एग्जाम की जो आई दृष्टि और जो घटना सारा आएगी, आप महसूस करेंगे कि मैंने, तब आप महसूस करेंगे कि मैंने कितनी मेहनत की है इस पर, ठीक है? आप अभी चले जाइए, आप विजन की वेबसाइट देखिए, आप दृष्टि की वेबसाइट देखिए, आप पीआईबी को देखिए, आप उत्कर्ष अड्डा 247 से लेकर के आप जितनी वेबसाइट देखना है आप सारी वेबसाइट को देखिए, आप टेलीग्राम का कोई भी ग्रुप देख लीजिए, आप न्यूज़पेपर कोई सा भी देख लीजिए। अगर आपके सामने कोई न्यूज़ है और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो जाहिर है वो न्यूज़ हमने जरूर पढ़ाई होगी। आपके दिमाग से निकल ही नहीं सकती कोई भी खबर, मेरी नज़रों से निकल ही नहीं सकती। मैंने इतना ज़्यादा इस पर इन्वेस्ट किया था अपना टाइम, समझ में आ रहा है? लेकिन इशू क्या बना? इशू यही बना जो मैंने आपको अभी तक बताया, ठीक है? अब मुझे चाहिए क्या? सवाल ये है, मुझे चाहिए क्या? मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं अभी भी आप लोगों को उसी ताकत से पढ़ाना चाहता हूँ। बस ये कि जब आपको नोटिफिकेशन मिले तब आपको वीडियो देखनी है, एक तो ये काम। दूसरा दूसरा काम ये करना है कि आपको जो वीडियो देखते हो ना, आप जल्दी में इसको क्या कर देते हो, फॉरवर्ड स्पीड में कर देते हो आप इसको, कि कुछ लोग 2x में देखते होंगे, कुछ लोग 1.5x में देखते होंगे, कुछ 1.25 में देखते होंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको नॉर्मल स्पीड में देखना है। इसके पीछे दो रीज़न। पहला कि अगर आपके दिमाग में ये चीज़ हल्के हल्के से जाएगी आराम आराम से, तो आपको याद भी अच्छे से रहेगी, ज़्यादा समय तक आपके दिमाग में रहेगी। जल्दी में आप याद करोगे बहुत जल्दी निकल जाएगी, याद रखना। ये आप खुद प्रैक्टिकल करके देखो कि आपने बहुत जल्दी में अगर कोई चीज़ याद करी होगी तो बहुत जल्दी ही दिमाग से निकल गई होगी, ठीक है? तो ये काम करना है आपको, आराम से देखना है क्लास को, बहुत इत्मीनान से, ठीक? दूसरा, पहली चीज़ ये नोटिफिकेशन आते ही या फिर आपको वीडियो रिकमेंड करे तब देखना है, और या फिर नोटिफिकेशन, दो चीज़ों पर। और दूसरा ये कि मतलब जो देखना है वो नॉर्मल स्पीड में देखना है, ठीक? तीसरा तीसरा एक ये काम करना है कि आप जो वीडियो देखने के बाद हम क्वेश्चन ऑफ द डे देते हैं, ठीक है? बहुत सारे बच्चे हैं, एटलीस्ट 50 बच्चे तो ऐसे हैं, मैं उनके नाम तो भी नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ईमानदारी से कहूँगा कि लगभग 40-50 बच्चे हैं जो बहुत जेन्युइनली, एकदम जेन्युइन रूप से मुझे जो है फॉलो भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। उनका सपोर्ट मुझे उनकी कमेंट के माध्यम से दिखाई देता है, ठीक है? मैं आप सबके नाम एग्जैक्ट अभी ले सकता हूँ, लेकिन हाँ बहुत, लेकिन लेके इसलिए नहीं रहा, कुछ के नाम तुरंत याद आ जाएंगे, कुछ के बाद में आ पाएंगे, ठीक है? ये रीज़न है, और कुछ के लिए समय लगेगा, दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि हाँ ये भी है, इसलिए मैं आपके नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है? लेकिन मैं लिटरली, मुझे पता है कि कौन कौन कमेंट रोजाना करता है, सबके नाम याद है। कोई न्यू कमेंट आता है मुझे उसका भी पता रहता है कि ये आज न्यू कमेंट है, ठीक है? मैं इतना देखता हूँ, इस चीज़ पे इतना मैंने टाइम इन्वेस्ट किया है। तो आपको ये करना है कि जो क्वेश्चन ऑफ द डे देता हूँ मैं, उसको जरूर आपको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर जरूर देना है, ठीक? 3 काम हुए। और चौथा, अगर आपका कोई दोस्त है तो अपने दोस्त को फॉरवर्ड कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, अगर वो देख रहा है तो, ठीक है? अगर नहीं देख रहा बिल्कुल मत कीजिए इसको, ठीक है? बिल्कुल नहीं करना है। अगर ऐसा करता है तो ऐसा कर दीजिए, मतलब अगर वो देखता है, इंटरेस्टेड है पीसीएस या समीक्षा अधिकारी में, तो उसको आप कह सकते हैं कि देख ले, अगर अच्छा लगे तो कर ले, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप लोग वीडियो रोजाना देखते हैं तो लाइक, ये चीज़ मतलब मुझे रोजाना नहीं बोलनी पड़े, मैं बोलना नहीं चाहता असल में, क्योंकि मैं बोरिंग नहीं करना चाहता इस क्लास को। मैं चाहता हूँ कि मैं ये चीज़ बोलूँ ही ना, ठीक है? कभी ना बोलूँ। और आपको भी ये करना होगा, तो क्योंकि देखो, मुझे वीडियो बनाने में पूरा पूरा दिन और रात को भी लगा रहता हूँ, तब जाकर के ये वीडियो बन पाती है, ठीक है? इतना समय लगता है मुझे इस वीडियो को बनाने में। आप लोग एटलीस्ट देखते समय एक लाइक पर क्लिक तो कर सकते हैं, इतना तो आपको करना होगा, क्योंकि अगर हमारी वीडियो पर 1K व्यूज आ जाते हैं और उसमें अगर 100 लाइक भी नहीं है तो ये तो गलत है ना। या तो आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, जैसे आज की वीडियो है, आज की वीडियो पर मैं नहीं कहता कि आप लाइक करो, ठीक है? आज की वीडियो मुझे भी लग रहा है अच्छी नहीं लग रही, मुझे भी लग रहा है कि बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन जिस वीडियो पर मैं बहुत टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, जिसको समझाने के लिए मैं ना जाने कितना रिसर्च करता हूँ, ना जाने कहाँ से इमेजेस, ना जाने कहाँ से फोटो मैप लेके आता हूँ, मैं खुद मैप बनाना सीख रहा था, मैं खुद कुछ समय पहले मैं खुद मैप को बनाना सीख रहा था। अभी मुझे समय नहीं मिल पा रहा है इसलिए नहीं सीख रहा हूँ, लेकिन मैं किस लिए सीख रहा था? ताकि मैं माइनर चीज़ों को दिखा सकूँ। आप गूगल पर देखोगे आपको नहीं मिलेंगी वो चीज़ें, ठीक है? वहीं गूगल अर्थ पर देख लोगे तो वही चीज़ मिल जाएंगी, लेकिन गूगल अर्थ पर फिर आपको मैप समझ में नहीं आएगा, इतना छोटा माइनर दिखाई देगा। तो मैं क्या कर रहा था कि मैं एक तो बहुत बड़े लेवल के मैप को, छोटे लेवल को मैप को, दोनों को जोड़ के मैं कुछ इस तरीके से मैप बनाना सिखा रहा था ताकि आपको दिखाऊं तो डायरेक्ट आपके दिमाग में जाए। गूगल पर अवेलेबल ही नहीं उस तरह के मैप, ठीक है? मैं ये बनाना सीख रहा था, लेकिन अभी थोड़ा काम चल रहा है, ऐसे का प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए ये सब काम नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी इसको फिर से शुरुआत करूँगा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोगों को यहाँ पर सपोर्ट करना होगा, क्योंकि मैंने अपना स्टोरी टेलिंग, जो मेरा खुद का, जो मेरी एक स्किल है, उसको छोड़ करके मैं पढ़ा रहा हूँ आपको करंट अफेयर, ठीक है? तो आपको इसके लिए थोड़ा सपोर्ट करना होगा। सपोर्ट के लिए कुछ नहीं करना, जो चीज़ मैंने बताई है कि लाइक शेयर कर दीजिए हो सके तो, और वीडियो को जब नोटिफिकेशन आता है तब देख लीजिए, और या फिर आपको रिकमेंड करिए यूट्यूब तब देख लीजिए, ठीक है? सो थैंक यू सो मच। हाँ, कल से डेली करंट अफेयर आपको मिलेगी, सही टाइम पर मिलेगी, ये प्रॉमिस है मेरा, ठीक है?